कुछ लोग बराबर वाली कंट्री जो हमारी पड़ोसी कंट्री है, अगर उसमें इस तरीके की चीज़ हो रही है तो वो भारत के लोगों को भी उकसाने का काम कर रहे हैं। मैं रवीश कुमार को भी सुन रही थी, आप कैसे भारतीय हैं भाई, ये आप, मुझे तो शर्म आती है इन लोगों को भारतीय कहने में भी। फिर भी प्रताड़ित हूँ कहकर ये विक्टिम कार्ड खेलना और शेख हसीना के नाम पर मोदी जी को घेरना, आप समझ रही हैं उनकी मंशा क्या है। हालांकि हमारी सरकार डरती नहीं है, मगर फिर भी मैं जनता होने के नाते बोल रही हूँ, मैं मुस्लिम होने के नाते बोल रही हूँ, घबराइए मत इनसे। और इनके ना जो मुश्कें हैं कस दीजिए इनकी, इनको समझ आना चाहिए भारत की रोटी तोड़ते हो, भारत का खाना खाते हो। हमारी आर्मी ऐसी है, वो वाली मत समझिएगा बांग्लादेश की हसीना बेगम के चक्कर में वो, और भारत का कलेजा देखिए आप। हसीना बेगम का भी स्वागत है। बंगाल की जो पोजीशन है, भारत में कोई कान आंख भी ना उठाने की कोशिश करे, याद रखिएगा यहाँ सरकार भी नरेंद्र मोदी जी की है और हमारी आर्मी जो अभी तो देखते हैं ना, बुलडोजर याद है ना आपको, फिर क्या चलेगा याद रखिएगा। शबनम मैम, आज जिस तरीके से बांग्लादेश में हालत बने हुए हैं, जिसको लेकर कुछ भारत में रहने वाले चरमपंथी और कट्टरपंथी जो हैं वो भी सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और आज वो अपने देश को छोड़कर भारत आ गई हैं, इस तरीके के हालात जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी हो सकते हैं। जहां एक देश में हिंसा हो रही है, एक दूसरे को लोग वहां मार रहे हैं, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, वहीं कुछ लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से इतनी नफरत करते हैं कि वो हमारे देश में भी इसी तरीके की हिंसा चाहते हैं। शेरिन, मैं आपको यही बताना चाह रही थी जो आपने बोल दिया। मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि कुछ लोग बराबर वाली कंट्री जो हमारी पड़ोसी कंट्री है, अगर उसमें इस तरीके की चीज़ हो रही है तो वो भारत के लोगों को भी उकसाने का काम कर रहे हैं। मैं रवीश कुमार को भी सुन रही थी, आप कैसे भारतीय हैं भाई, ये आप, मुझे तो शर्म आती है इन लोगों को भारतीय कहने में भी। और वो सो कॉल्ड जो कि बरसों बरस से रोटियां सेक रहे हैं और उनके नाम पे पैसा ऐंठते हैं, माल बटोरते हैं, सत्ता में रहते हैं, बरसों बरस मलाईदार कुर्सियों पर रहे हैं, आज उन्हीं मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आप देख रही हैं हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो तो दूसरी बात आप पर हम बाद में करेंगे, को तो कोई प्रताड़ित भी नहीं करता है। फिर भी प्रताड़ित हूँ कहकर ये विक्टिम कार्ड खेलना और शेख हसीना के नाम पर मोदी जी को घेरना, आप समझ रही हैं उनकी मंशा क्या है। उनकी मंशा है कि भारत की जो मजबूत सरकार है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो बड़े बड़े एक्शन ले रहे हैं, जो भारत को मजबूत करने के लिए कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, वो ना लिए जाएं। इनके जो मज़े आते थे, ये जो बाहर से फंड लेकर भारत को कमज़ोर करने का काम करते थे, इनकी वो चलती रहे मोनोपोली। तो मोदी जी की आती तो इनकी मुश्कें कसी गई हैं, चाहे वो 370 हो, 35 हो, चाहे वो 3 तलाक हो, हलाला हो, इन सब चीज़ों पर बैन लगाए। तो पहली बार जब इस तरीके का बड़ा हमने देखा है, मैंने तो अपने बचपन से हमेशा यही देखा था, अगर आप उनके धर्म के बारे में एक शब्द कह दिया तो आपकी भाई शामत आ गई, एक शब्द नहीं बोल सकते थे। पत्रकार आपकी तो हिम्मत ही क्या थी, आप के बारे में दखल दे देते, आपकी इतनी हिम्मत थी, ना हमारी हिम्मत थी, ना आपकी हिम्मत थी, किसी की हिम्मत नहीं थी। पहली बार तो 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, किसी ने मुसलमान बेटियों के लिए पूछा है आप रहती हैं भारत में, आपका कोई वजूद भी है, अस्तित्व है आपका कोई। तो इस तरीके के जो एक्शन लेने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि जो भी सोशल मीडिया पर या किसी भी तरह से भारत में, चाहे वो रवीश कुमार हो या वो आम जनता में से कोई हो, इस तरीके का काम कर रहा है, उसको तिहाड़ में होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील कर रही हूँ कि जो भी भारत में अराजकता फैलाने की बात करे, उसको तिहाड़ का रास्ता दिखाइए। मैम, आपको लगता है कि भारत में आज जिस तरीके से मजबूत सरकार है तो मोदी सरकार इस तरीके के हालात देश में होने देगी, जैसा कि पहले श्रीलंका में हुआ, उसके बाद पाकिस्तान में हुआ और अब उसी तरीके के हालात जो हैं वो बांग्लादेश में दिखाई देते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर कोई शक नहीं है, कड़े एक्शन लिए जाएंगे, बात इसकी नहीं है शेरिन। लेकिन ये जो घर के जो भेदी हैं हमारे, ये जो घर के जो आतंकवादी हैं हमारे, जो छुपे बैठे, कोई हमारे बगल में रहता है आप पर हमें पता ही नहीं है, कोई उनकी सहायता कर रहा है अपराधियों की, आतंकियों की, हमें पता ही नहीं है। इन पे कड़ा अंकुश लगाना बेहद ज़रूरी है। और मैं तो आपसे एक कदम आगे बढ़ के बोल रही हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है इनसे। हालांकि हमारी सरकार डरती नहीं है, मगर फिर भी मैं जनता होने के नाते बोल रही हूँ, मैं मुस्लिम होने के नाते बोल रही हूँ, घबराइए मत इनसे। और इनके ना जो मुश्कें हैं कस दीजिए इनकी, इनको समझ आना चाहिए भारत की रोटी तोड़ते हो, भारत का खाना खाते हो, भारत में पैदा हुए हो। वैसे तो नागरिकता भारत की है, कागज नहीं दिखाऊंगा मैं भारत का ही था, इस तरीके का ड्रामा क्रिएट करते हैं। और जब ऐसी बात आती है तो बांग्लादेश के अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हो, पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हो। जब फ़िलिस्तीन का नारा आप संसद में लगाते हो
फिर आपकी मंशा पे कोई शक भी ना करे, तो इन पर कड़ा अंकुश लगाना बेहद ज़रूरी है, बिना डरे, बिना झिझके, बिना सोचे। मैम आज जिस तरीके के हालात बांग्लादेश में है वहाँ कहीं ना कहीं देखिए आर्मी का जो है वो कंट्रोल हो चुका है, और आप भी देखिए एक आर्मी के अफसर की बेटी है मैम। आज सर जो है वो आज दुनिया में नहीं है पर आप उनकी बेटी हैं, तो ऐसा आप क्या कहेंगी जिस तरीके से व्यवस्था जो है वो आज हमारे देश में है, और कड़ा कानून और कड़े आदेश जो हैं वो ऐसे लोगों को लेकर दिए भी जाते हैं जो कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुँचाने की। मैं सबसे पहले बताऊं, हमारी आर्मी तो एकदम जांबाज आर्मी है। हमारे यहाँ कोई इस तरीके की चीज़ें कर पाए इतनी उनकी औकात नहीं है। हाँ, पिछलग्गू जो उछलेंगे ज़रूर, ये बरसाती मेंढक हैं, उछलते रहते हैं, कोशिश इनकी जारी है क्योंकि ये बाहर से फंडेड हैं। ये जो सो कॉल्ड दो चार को भी आप उछलते देखती हैं, ये सब भी फंडेड हैं। अगर इनकी भी सही से इंक्वायरी हो जाए और इनके पीछे की जांच की जाए तो ये कहीं ना कहीं से अटैच मिलेंगे आपको। पर फिर भी आप देखिए भारत कितना महान है, मैं कैसे बताऊं शेरिन, इतना महान हमारा देश, इतने महान हमारे देश के हिंदू भाई, कुछ भी कर लेता है कोई, फिर भी उनको गले लगा के रखते हैं, फिर भी उनको उतना ही सम्मान दिया जाता है। और चैनल वालों आपका भी तो धन्यवाद है, आप फिर भी उन्हें बिठा के उनसे बात कराते रहते हो। और एक तरह से अच्छा भी है, उनके चेहरे एक्सपोज होते हैं, उनकी जो मन की मंशा है बाहर आती है, हमें पता चलता है अच्छा ये इतना घातक हमारे बराबर में बैठा था, हमें पता ही नहीं था, ये हमारे भारत के खिलाफ ही कुछ ताना बाना बुन रहा था। तो आपका भी शुक्रिया। हमारी आर्मी ऐसी है, वो वाली मत समझिएगा बांग्लादेश की हसीना बेगम के चक्कर में वो। और भारत का कलेजा देखिए आप, हसीना बेगम का भी स्वागत है, और भी कोई होता उसका भी स्वागत करते, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है शेरिन, ये हमारा कल्चर है। हम इसमें पैदा हुए, इस संस्कृति में, हम इसे नहीं छोड़ सकते हैं। हम मन में पाप लेकर नहीं घूम सकते हैं। हाँ, लेकिन जो चंद लोग, और खासकर एक तबका कहलाता है, अब क्या कहें कि कहना पड़ता है, उसमें इंक्लूड कर लेते हैं अपने आप को। पर वो जो चंगू मंगू हैं, जैसे विपक्षी पार्टियां, हमेशा मुसलमानों का इस्तेमाल करती रही विपक्षी पार्टियां। कांग्रेस पार्टी ने सदा मुसलमानों का इस्तेमाल किया, वोट बैंक लिया उनका, सत्ता की मलाई काटी। मुसलमानों को क्या दिया? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, जाइए आप दलितों से भी पिछड़े हुए हैं। मैं बोल रही हूँ सारी पार्टियां हमारी हितैषी रही हैं सारी ज़िंदगी, 60-65 साल सारी मुस्लिम की हितैषी पार्टियों ने काम किया, और मुसलमान दलितों से भी पिछड़ा हुआ रहा। तो ये सवाल तो बनता है ना पूछने का कि भैया ऐसा कौन सा हमारा हित साधते रहे जो हम दलितों से भी पिछड़े रह गए। और बंगाल की जो पोजीशन है, भारत में कोई कान आँख भी ना उठाने की कोशिश करे, याद रखिएगा यहाँ सरकार भी नरेंद्र मोदी जी की है, और हमारी आर्मी जो अभी तो देखते हैं ना, बुलडोजर याद है ना आपको, फिर क्या चलेगा याद रखिएगा। मैम इसी के साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कुछ दिन पहले बांग्लादेश को प्रेस कर रहे थे और कह रहे थे कि वहाँ के हालात कितने ज़्यादा बढ़िया हैं, आज वो इंडिया को क्रॉस करके जो है वो आगे बढ़ सकता है। पर आज जिस तरीके की हिंसा हो रही है वहाँ पर, आज वो लोग लेकिन शेरिन आपको ये नहीं पता कि वहाँ पर हुआ क्या है। किसी इसी तरीके की जो देश को खोखला करने वाली कोई जो इदारा है, उस पर अंकुश लगाने का काम किया बेगम हसीना ने। उस पे अंकुश लगाने का काम करते ही वही जो फसादी थे, जो इस तरीके के फसादी भारत में भी हैं। हालांकि यहाँ पर इतनी ज़ोर शोर से उनका काम नहीं चलने दिया जाएगा, और अंकुश लगाने का काम कर रही है सरकार। मैं बोल रही हूँ कि वहाँ पर उन्होंने जैसे ही उस इदारे पर अंकुश लगाया, फौरन बाहर आ गया यूथ के नाम पर। कौन बाहर आए उसमें कोई, उन्होंने भी तो आतंकवादी बताया उनको। जैसे ही उन्होंने कहा वो आतंकवादी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने उस जो उनका प्रदर्शन था उसे उग्र कर दिया। कभी भी स्टूडेंट, आप समझ लीजिए, किसान, छात्र कभी भी उग्र नहीं होते हैं। हमें अपनी बात कहनी है, हमारे पास एक जगह होती है, हम अपनी बात कहते हैं, सरकार से बातचीत चलती रहती है, होती रहती है, टूटती रहती है, कोई बात नहीं। ये जो उग्रता होती है ना, इसका मतलब समझिए कि विदेशी लोग, विदेशी से जो उनको फंड आ रहा है, वो लोग इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं और देश में अराजकता फैलाते हैं। भारत को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं इसी तरीके के चंगू मंगू जो हमारे देश की रोटी खा खा के पनप रहे, पल रहे, वो इस तरीके की चीज़ ना कर पाएं। इसलिए कान और आंख खुले रखने पड़ेंगे। पहले आपने रवीश कुमार का जिक्र किया, वो तो अपनी एक वीडियो में ये कह रहे थे कि वो स्टूडेंट हैं और आज वो लोग सही कर रहे हैं। तो यहाँ के किसान भी सारे जो आड़ती आते हैं, जो किसान तक पूरा जो किसान का पैसा पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँचने देते हैं, वो तो उनको भी किसान बताते हैं। जो लाल किले की चोटी पर चढ़ गया वो किसान है। क्या बात करती हैं आप?
भारत का कोई किसान लाल किले की चोटी पर खड़ा होकर अराजकता नहीं फैला सकता। मैं अपने किसान भाइयों की तरफ से बोल रही हूँ, ये किसान हमारे भारत का कोई लाल किले की चोटी पे चढ़ के किसी और का झंडा नहीं फहराएगा। 15 तारीख को तो फिर एक बार किसान जो दिल्ली कूच करने कोई किसान नहीं है, वो वाले किसान हैं ही नहीं। समझिए, ये आड़तियों का एक ग्रुप है जो निचले प्रधानमंत्री मोदी जी की एक ही जो मैं हमेशा से, मैं इतने दिन से उनको जो देख रही हूँ, पिछले निचले स्तर तक का जो व्यक्ति है उसको आगे की पंक्ति में लाया जाए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। तो उस पिछड़े किसान को, जिसको कोई पूछता भी नहीं था, उस तक पैसा कैसे पहुंचाया जाए, इस पर काम चल रहा था। आड़तियों के पेड़ में तो दर्द होना ज़रूरी था ना शेरिन। उनको तो भाई आग लगेगी कि सारा पैसा सीधा किसान के पास चला जाएगा। वही लोग फिर से षड्यंत्र रच रहे हैं, पर मैं बोल रही हूँ अब ऐसा करने ही नहीं दिया जाएगा। याद रखें, उन किसानों के नाम पे जो भी आतंक फैलाएगा, बख्शा किसी को नहीं जाएगा।